जब धरती पर पहली बार लाइफ ने आंखें खोली थी तो उन्हें दुनिया कैसी दिखी होगी। आज एनिमल किंगडम में आंखें 60 से ज़्यादा बार इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो चुकी हैं। कुछ जानवरों की आंखें हमसे इतनी अलग हैं मानो किसी और दुनिया की हो। अब तक साइंटिस्ट ने 9 अलग अलग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड आंखें खोजी हैं। कितनी अद्भुत वैरायटी है हमारी दुनिया में, है ना? तो सवाल उठता है, हमें कैसे पता चलता है कि 2 जानवरों की आंखों ने अलग अलग इवोल्यूशनरी रास्ते अपनाए हैं। उदाहरण के लिए फ्रॉग्स और स्क्विड्स दोनों के पास शानदार कैमरा स्टाइल आईज है, लेकिन जब हम इनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट को देखते हैं तो साफ दिखता है कि आंखें 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से बनती हैं, लेकिन रिजल्ट एक जैसा है, कैमरा स्टाइल आईज, और जर्नी बिल्कुल अलग। यही बताता है कि इवोल्यूशन ने इन्हें इंडिपेंडेंटली बनाया है। शुरुआती दौर में आंखें बस इतना जान पाती थीं कि लाइट है या डार्क है, लेकिन इवोल्यूशन का अगला बड़ा कदम था लाइट की डायरेक्शन समझना। इसका एक सिंपल तरीका ये था कि आंख को थोड़ा साइड टू साइड घुमाया जाए ताकि फोटो सेल्स हर तरफ की लाइट इंटेंसिटी को कंपेयर कर सके। अगर एक तरफ ज्यादा लाइट मिल रही है तो वहीं से लाइट आ रही है, इसका अंदाजा लग जाता है। कुछ मैगट्स इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। वो लाइट से दूर की दिशा में मूव करते हैं ताकि वो डार्कर और सेफर एनवायरनमेंट में पहुंच जाएं और उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। इस फ्लैट फोटोसेल लेयर को 2 तरीकों से कर्व्ड किया जा सकता है, ऐसे या इस तरीके से। और अगर हमने रैंडमली किसी एक को चुन लिया और पीछे एक डार्क स्क्रीन लगा दी तो जब लाइट किसी एक डायरेक्शन से आएगी तो कुछ खास फोटो सेल्स एक्टिवेट होंगे, और जब दूसरी डायरेक्शन से आएगी तो दूसरे सेल्स एक्टिवेट होंगे। ब्रेन इन्हीं सिग्नल्स को ट्रैक करके ये पता लगाता है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। जितनी डीप ये शेप होगी उतनी अच्छी एबिलिटी होगी लाइट की डायरेक्शन को पहचानने की। ऐसी आईज जिनमें इमेजेस नहीं बनते लेकिन डायरेक्शन सेंस अच्छा होता है बहुत कॉमन है एनिमल किंगडम में, जैसे लिम्पेट, ब्रिस्सल वॉर्म, क्लैम और फ्लैट वॉर्म। लेकिन ये आईज इमेज नहीं बना सकती थी, क्योंकि अगर लाइट रेज इस तरीके से बिहेव करती तो डॉल्फिन की इमेज साफ रेटिना पर बनती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी डॉल्फिन के हर एक पॉइंट से लाइट रेज हर डायरेक्शन में जाती है और रेटिना पर डॉल्फिन की कई इमेज बनती है, एक नहीं हजारों, और ऐसे में कोई भी क्लियर इमेज नहीं बन पाती। इसको फिक्स कर सकते हैं। इसका तरीका है कि केवल कुछ ही रेज को आने दो और रेस्ट को ब्लॉक कर दो। और लाइट रेज ब्लॉक करना ज़्यादा टफ नहीं था। शेप को और डीप करना और ओपनिंग को नैरो कर देना, बस एक पिन जैसा होल रह जाए और अब वही रेज अंदर आएगी जिसको पिन होल अलाउ करेगा। इससे रेटिना पर इमेज बनने लगता है, लेकिन यह इमेज ज़्यादा क्लियर नहीं बनता है। अगर पिन होल को और नैरो करे तो इमेज शार्प और क्लियर बनेगा लेकिन डार्क दिखेगा, और पिन होल थोड़ा बढ़ा दें तो इमेज ब्राइट बनेगी लेकिन शार्प नहीं। इमेज क्लियर भी रहे और ब्राइट भी दिखे, इसका कोई तरीका है? मान लीजिए कि पिन होल बहुत नैरो था, इमेज शार्प बन रही थी बट डार्क भी थी। हमने पिन होल थोड़ा बड़ा कर दिया और उसके आगे एक मैजिक विंडो रख दिया और मैजिक विंडो को एक कंप्यूटर से अटैच कर दिया। अब जो लाइट रेज पहले ऐसे जा रही थी अब वो मैजिक विंडो से ऐसे जाएगी, थोड़ा बेंड होकर, और कौन सी लाइट रेज कितनी बेंड होगी इसका पूरा कैलकुलेशन कंप्यूटर कर रहा है। तो इससे रेटिना पर इमेज शार्प और ब्राइट बनने लगेगा। ये कंप्यूटर तो कमाल की चीज़ है, और लेंस भी। लेंस तो बिना किसी वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के आने वाली रेज को परफेक्टली बेंड करता है। अगर आप पानी से भरे हुए पॉलीथीन बैग को थोड़ा लेंस जैसा शेप दें तो वो भी बेटर इमेज बनाने लगेगा। बेशक एंशिएंट जानवरों के पास पॉलीथीन बैग्स नहीं थे, पर कोई हल्का ट्रांसपेरेंट टिश्यू जो थोड़ा कर हो जाए वो भी पिन होल से ज़्यादा इफेक्टिव इमेज बना सकता है। इवोल्यूशन को बस एक स्लाइट इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है। वो इम्प्रूवमेंट आया और इवोल्यूशन ने उसे आगे बढ़ाया। आज आप देख सकते हैं बाइवॉल्व मॉलिस्क, एबलॉन और रैगवॉर्म की आँखों को, जो इसी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट के खूबसूरत एग्जाम्पल हैं। दूर और पास की चीजों पर बराबर फोकस करना कोई जरूरी चीज नहीं बल्कि एक लग्जरी है जिसके बिना भी काम चल सकता है। लेकिन नेचर में हर छोटा फायदा सर्वाइवल के लिए मायने रखता है, और इसी वजह से अलग अलग जानवरों ने फोकस एडजस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके इवॉल्व किए हैं।
जब हम पिन होल के सामने रखे पानी से भरे बैग को हल्का सा दबाते हैं या उसकी शेप बदलते हैं तो इमेज थोड़ी और शार्प हो जाती है। इसका मतलब अगर लेंस की शेप किसी और वजह से बदलती है तो वो इंसिडेंटली फोकस को भी इम्प्रूव करती है। ये छोटा सा एडवांटेज इवोल्यूशन को एक नई दिशा दिखाता है, जहां धीरे धीरे सटल इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं और आंख इवोल्यूशन माउंटेन की ऊंचाइयों तक पहुंचती जाती है। हम मैमल्स इस काम को आई मसल से करते हैं, जो लेंस को कंप्रेस या स्ट्रेच करके उसकी शेप बदलते हैं। लेकिन कैमिलियंस, स्नेक्स, फिशेस और फ्रॉग्स वो इसे एकदम कैमरा की तरह करते हैं। लेंस को थोड़ा आगे या पीछे खिसकाकर फोकस बदलते हैं। पिन होल आई की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए इवोल्यूशन ने लेंस का यूज किया, लेकिन ये अकेला तरीका नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में लेंस नहीं बल्कि कर्व मिरर इस्तेमाल होते हैं, जो लाइट को बेंड करके शार्प इमेज बनाते हैं। कुछ डीप सी क्रिएचर्स की आंखें भी इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। उदाहरण के लिए जाइगेंटोसाइप्रिस, इसकी आंखों में कर्व मिरर होता है जो लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। स्कैलप की आंखें भी इसी तरह काम करती हैं। उनके पास भी कर्व मिरर होता है, लेकिन साथ में लेंस भी, क्योंकि अकेला मिरर इमेज को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर सकता है। इसलिए स्कैलप की आंखें लेंस की मदद से उस डिस्टॉर्शन को ठीक करती हैं। इसी मिरर की वजह से स्कैलप की आंखें नीली या हरी मोती जैसी चमकती हैं। 1930 में बर्नहर्ड श्मिट ने पहली बार मिरर और लेंस को कंबाइन किया ताकि स्फेरिकल एबरेशन को ठीक किया जा सके, और यही टेक्निक बाद में एडवांस्ड टेलीस्कोप्स का फाउंडेशन बनी। लेंस और कर्व मिरर दोनों ही अपसाइड डाउन इमेज बनाते हैं, लेकिन शुरुआत में ही फोटोसेल्स की फ्लैट लेयर ऐसे भी कर्व हो सकती थी, और यहीं से आता है एक पूरी अलग तरह की आइज़, कंपाउंड आइज़, जो सीधी इमेज बनाती है। इस तरह की आँखें इंसेक्ट्स, ड्रैगन फ्लाइज, क्रस्टेशंस, कुछ वॉर्म्स और मॉलिस्क में पाई जाती है, लेकिन इनके रेटिना पर जो इमेज बनता है वो वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, बल्कि बस इतना कि आंखें अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो रहा है पकड़ पाएं। कुछ इंसेक्ट्स के कंपाउंड आईज सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ही ट्रैक करती हैं और स्टैटिक सीन के लिए लगभग ब्लाइंड होती हैं। क्या जानवर उसी तरह देखते हैं जैसे हम? ये सवाल सिर्फ साइंटिफिक नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल भी है। यह सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? यह कॉन्शसनेस की हार्ड प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ड्रैगन फ्लाई की आँखें कंपाउंड होने के बावजूद बेहद बड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंड आइज़ हमारी आंखों जितना डिटेल देखें तो वे आंखें करीब 24 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। तो फिर सवाल यह है, इंसेक्ट्स और क्रस्टेशंस अपने कंपाउंड आइज़ को छोड़कर कैमरा आइज़ की ओर क्यों नहीं बढ़े? इवोल्यूशन सिर्फ वही रास्ता लेता है जहां हर एक इंटरमीडिएट वर्जन काम का हो, यानी फंक्शनल हो। कंपाउंड आइज एक सीधी इमेज बनाता है और कैमरा आइज उल्टी, यानी अगर कोई स्पीसीज कंपाउंड आई से कैमरा आई की तरफ जंप करना चाहे तो बीच में कई ऐसे स्टेप्स आएंगे जो काम नहीं करेंगे। और इवोल्यूशन ऐसे नॉन फंक्शनल रास्तों पर नहीं चलता। लेकिन जब इन्वायरमेंट बदलता है, जैसे डीप सी में लाइट बहुत कम हो जाती है, तो पुराना विजुअल सिस्टम काम करना बंद कर देता है और यहीं से एक इवोल्यूशनरी रीसेट मिल सकता है, जहां इवोल्यूशन पुराने डिजाइन को भूलकर एक नया सिस्टम शुरू कर सके। कुछ क्रस्टेशंस जैसे एम्पेलिस्का इसके एग्जाम्पल्स हैं, जहां कंपाउंड आई से इवॉल्व पार्ट्स आज लेंस बेस्ड अपसाइड डाउन इमेज बना रहे हैं। इंसानों के पास सबसे बेहतरीन आंखें नहीं हैं। हमारी रेटिना कुछ जानवरों के मुकाबले कम डिटेल इमेज देती है, लेकिन जहां हमारी आंखें कमजोर पड़ती हैं वहां हमारा ब्रेन उसे पूरा कर देता है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स की रेटिनास बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। वो विजुअल डेटा को तेजी से प्रोसेस कर लेती हैं, वो भी सबकॉर्टिकल लेवल पर, जबकि इंसान ज़्यादा निर्भर करता है अपने दिमाग पर। असल में हमारे दिमाग का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ विजन के लिए है। हायर लेवल कॉन्शियस प्रोसेसिंग हमें विजुअल इल्यूजन से बचाती है। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों विजुअल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और कलरफुल इमेज क्रिएट करता है, और एक कलर और रेटिना की नहीं दिमाग की क्रिएशन है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। शून्य में कमी।